Jai Jinendra all of you. Welcome to the 11th class of Auditing and Assurance of CA Inter. Hope you have watched the earlier classes and learned the topics covered therein. Proceeding further, in this video we will start with chapter number 11, Audit Report from the study material. Give your reviews about the videos in the comment box and ask your queries too. तो इस चैप्टर में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर दे रखे हैं. ये वही अपने कॉमन वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर. ये हमने ऐसे 705 में कवर करे थे. एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंड अदर मेटा पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे 706 की बातें हैं. और कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसे 701 की बातें हैं. इंट्रोडक्शन में कुछ भी रिलेटेबल नहीं है जो आपके पेपर में आ सके. ये आप ध्यान रख सकते हैं कि द मेन यूजर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आर शेयर होल्डर्स, मेंबर्स एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आती है. तो फर्स्ट topic is objectives of the auditor as per SA 700. So as per SA 700, the first objective is to form an opinion on the financial statements based on the evaluation of the conclusion ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन. मतलब कि ऑडिटर ने जब ऑडिट करी उसके बाद उसे ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन हुए, उसके बाद उन ऑडिट एविडेंसेज को वो इवेल्युएट करेगा. उन ऑडिट एविडेंसेज के जो उसने कंक्लूजन रीच करे उनको इवेल्युएट करेगा और उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देगा. दूसरा पॉइंट आता है कि जो उसने ओपिनियन फॉर्म करा है फिर उसको वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा. दैट इज टू एक्सप्रेस क्लियरली द ओपिनियन थ्रू द रिटर्न रिपोर्ट. तो द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो ओपिनियन क्या देगा, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. उसके बाद अब हम लोगों ने पढ़े थे दो ऑब्जेक्टिव, टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड टू एक्सप्रेस दिस ओपिनियन इन द रिपोर्ट. तो पहला आता है टू फॉर्म एन ओपिनियन. तो ऑडिटर जब ओपिनियन फॉर्म करेगा, मतलब कि क्या ओपिनियन उसे रिपोर्ट में देना है वो बनाएगा, तो उससे पहले उसको कंक्लूड करना पड़ेगा एज टू वेदर द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस. मतलब उसको सेटिस्फैक्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो फ्री है फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो अब ये जो वो कंक्लूजन बनाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है कि नहीं है फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे. तो वेदर द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैव बीन ऑब्टेन. उसके बाद उसको देखना पड़ेगा कि अगर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है, मतलब कि मिस स्टेटमेंट्स मिले उसे लेकिन वो करेक्ट नहीं हुए, वो जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल है क्या इंडिविजुअली में भी, मतलब कि केवल एक मिस स्टेटमेंट या फिर अगर 2-3 मिस स्टेटमेंट्स को एग्रीगेट करें तो उन सबको मिला के वो मटीरियल है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा. उसके बाद उसको जो ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उनको वो इवैल्यूएट भी करेगा. उसके बाद जब वो इवैल्यूएट करेगा उसके बाद उसको ओपिनियन तो फॉर्म कर ही पाएगा वो, तो इन तीनों स्टेप्स के बाद वो अपना कंक्लूजन दे पाएगा. तो अब यहाँ पर अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि उसको टू फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑडिट एविडेंस, ये हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर. अभी अब अपन लोगों ने पढ़ा था टू फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस. इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर में क्या है, द ऑडिटर इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स. तो मतलब सबसे पहले तो देखेंगे कि FRF के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने या नहीं बने. उसके बाद इवैल्यूएशन शैल इंक्लूड, मतलब कि जो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने नहीं बने, इसमें क्या क्या और कंसीडर करेगा कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट. तो ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है इसको वो कंसीडर करेगा. ये हम अभी नीचे पढ़ेंगे कि ये क्या होती है. साथ के साथ ही वो देखेगा कि पॉसिबल बायसनेस है क्या इन मैनेजमेंट जजमेंट. ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत बार MTPs में रिपीट हुआ है, तो आपके अटेम्प्ट में आने के इसके चांसेस हैं. मार्च 18, मार्च 19, अक्टूबर 18, अक्टूबर 19, 4 MTPs में रिपीट हुआ है. और MTP अगस्त 18 के अंदर ऊपर वाले पैराग्राफ आया था, तो उसमें भी आपको नीचे वाला पैराग्राफ को ही एक्सप्लेन करना था. सो स्टार्टिंग विथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि अब जब हमें ये पता होंगी कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं तो ऑडिटर को अगर ये पता होंगी उसके बाद इन्हें कंसीडर करके वो इवैल्यूएशन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के अकॉर्डिंग बने कि नहीं बने. तो पहली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दैट मैनेजमेंट मेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब कि क्योंकि एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम लोग देख रहे हैं उनके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, तो ऑडिटर क्या देखेगा
कि मैनेजमेंट जो है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स बनाती है अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जजमेंट्स मतलब कि जैसे एस्टिमेट्स और प्रोविजन में मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है, वो चीज़। उसके बाद सेकंड आएगा, ऐसे 260 जो है वो टॉक्स अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ऐसे 260 में भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा हुआ है, उसको ऑडिटर रेफर करेगा। उसके बाद तीसरा आता है, इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जब वो ऑडिटर इन चीज़ों इनको कंसिडर करेगा तो ऑडिटर को मे बिकम अवेयर ऑफ द पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट जजमेंट। तो ऑडिटर को अवेयर रहना पड़ेगा अबाउट द पॉसिबल बायस, मतलब कि चांसेस हैं बायसनेस के इन द मैनेजमेंट जजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स और प्रोविजंस को कम ज़्यादा कर सकती है प्रॉफिट को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करने के लिए। उसके बाद ऑडिटर में कंक्लूड दैट द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विद अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, मतलब कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब क्लियरनेस, टुगेदर विद अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मतलब कि मिस स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिस स्टेटेड हो सकते हैं, क्योंकि जब ऑडिटर ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंसीडर करेगा तो यहाँ पर पॉसिबल बायसनेस इन मैनेजमेंट जजमेंट ऊपर भी आया था। तो यहाँ पर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के साथ साथ अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे वो मटीरियली मिस स्टेटेड होंगे। अब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी कैसे पता लगेगा? सबसे पहला, सेलेक्टिव करेक्शन हुआ है ऑफ द मिस स्टेटमेंट बॉट टू द मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान उसको कुछ मिस स्टेटमेंट मिले थे, उसने मैनेजमेंट को बोला, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करा, जैसे 10 बोले थे ऑडिटर ने कि ये मिस स्टेटमेंट 10 मिस स्टेटमेंट फाइंड हुए हैं, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने केवल 2 ही सही करे, तो सेलेक्टिव करेक्शन करा मैनेजमेंट ने ऑफ मिस स्टेटमेंट बॉट टू मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट। एग्जाम्पल, करेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स विद द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिपोर्टेड earnings but not correcting miss statements that have the effect of decreasing the reported earning। केवल जिस मिस स्टेटमेंट से अर्निंग बढ़ रही थी वही वाले करेक्ट करे, बाकी नहीं करे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग द सेम सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर कुड अमाउंट टू सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कोई इन्वेंट्री कोई एसेट है जैसे फिक्स्ड एसेट, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे उसका प्रोसेस होता है उसको रिकॉर्ड करने का, पहले आएगा तब रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उसका फेयर वैल्यू एस्टिमेट होती है, मतलब कि 3-4 प्रोसेस के बाद उसको एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करती है। तो उन मतलब हर एक स्टेप पे डेफिशिएंसीज के चांसेस है, मतलब कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग द सेम सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर, ये तो अपन लोग अकाउंट का एग्जांपल ले रहे हैं, डिस्क्लोजर का एग्जांपल भी हो सकता है। तो एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही है वो सेवरल डेफिशिएंसीज, मतलब कहीं स्टेप पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, या फिर इंटरनल कंट्रोल का भी सेम वे में एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस कारण से क्या होगा, मतलब ऑडिटर को इस चीज़ को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इस चीज़ के भी चांसेस है, जिसके कारण से क्या होगा, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। अब दिस इवैल्यूएशन रिक्वायर्स जजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडिट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसमें ऑडिटर का जजमेंट तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ऑडिटर को कैसे पता कि वो गलत है कि सही है, ऑडिटर को भी जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा केस जिससे हमें पता लगेगा कि लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, वो है कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब मैनेजमेंट की बायसनेस इन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेशंस। उसके बाद आता है, अभी हम लोग जो मेन हेडिंग थी वो थी हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ा है। फोर्थ आता है ऐसे 540 एड्रेसेस पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जो पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये ऐसे 540 में भी रेफरेंस दे रखा है इसका। अब यहाँ पर एक केस आता है कि, मतलब केस नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, मतलब कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट बायस है तो इससे ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर सकता कि है ना इंडिविजुअल, जैसे 10 एस्टीमेट्स हैं, मैनेजमेंट ने 10 एस्टीमेट किए, उसमें से एक मतलब कि ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट बायसनेस इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर की हर एक एस्टीमेट के लिए नहीं बोलेगा कि हर एक एस्टीमेट में गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडिटर जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करेगा तो कहीं ना कहीं उसका ओपिनियन इफेक्ट होगा इस चीज़ से। लेकिन इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस डू नॉट कंस्टिट्यूट मिस स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टीमेट। कहीं इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल एस्टीमेट को वो गलत नहीं बता सकता। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर में भी अब होते हैं कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस जो ऑडिटर को करने होंगे। अब आपके नवंबर 2018 के अटैम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन एन ऑडिट रिपोर्ट, एक्सप्लेन। तो आपको उसके अंदर ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं आंसर के, तो ये आप उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
First point is financial statements adequately disclose the significant accounting policies selected and applied by the management. तो financial statements clearly disclose करने चाहिए accounting policy जो management ने select करी है और apply करी है. उसके बाद accounting policy जो select और apply करी है वो consistent होनी चाहिए with the financial reporting framework और साथ के साथ ही वो appropriate भी होनी चाहिए. उसके बाद जो accounting estimates हैं वो reasonable होने चाहिए. फोर्थ इज इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो रिलेवेंट होनी चाहिए, काम की, रिलायबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए. उसके बाद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो एडुकेट डिस्क्लोजर दें टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर, मतलब कि जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनको, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स ऑन द इन्फॉर्मेशन कन्वेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कि अगर कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है तो उसका जो ट्रांजेक्शन है उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो हो रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूजर्स को पता होना चाहिए कि मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है तो वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडुकेट डिस्क्लोजर. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है द टर्मिनोलॉजी यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट. उसके बाद यहाँ पर दो नोट दे रखे हैं. इफ़ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अंडर ग्रेटर स्क्रूटनी बाय द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब ऑडिटर को स्मॉलर मिस स्टेटमेंट में भी कंसिडर्ड एज मोर सिग्निफिकेंट. मतलब कि अगर यूजर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो अमाउंट्स और डिस्क्लोजर को भी स्पेसिफिकली ध्यान देते हैं, मतलब कि वो भी उनके लिए रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा, तो फिर अगर कोई स्मॉलर मिस स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाएगा. उसके बाद अगला दे रखा है इन्होंने नोट कि अ मिस स्टेटमेंट में भी ऑब्जेक्टिवली डिटर्मिनेबल or may involve a degree of subjectivity through estimation, allocation और uncertainty. मतलब कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो वो मिस स्टेटमेंट में किस कारण से हो सकता है, वो थ्रू ड्यू टू द रीज़न ऑफ सब्जेक्टिविटी थ्रू एस्टिमेशन, अलोकेशन एंड अनसर्टेनिटी. मतलब कि अगर कोई हम लोगों का एस्टिमेशन है, अलोकेशन है, अनसर्टेनिटी है, उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है तो ये भी एक मिस स्टेटमेंट का कारण बन सकता है, क्योंकि मतलब कि फ्लक्चुएशन तो कहीं भी हो सकता है, फिर मतलब ऑडिट मैनेजमेंट जो है वो कहीं भी मिस स्टेटमेंट कर सकता है. Remaining part of the chapter will be covered in next clip. Hope you are liking these videos. Please give your responses in the comment box below. Learn the topics covered in the video hand to hand so that audit may not become burdensome for you. Like the video, subscribe the channel and hit the like button and hit the bell icon so that